तो दोस्तों हमने डी डॉलराइजेशन के बारे में तो बहुत सुना है और हमने देखा है कि जिस तरह जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो मिल के जो हैं वो एक नई करेंसी या नया फाइनेंशियल सिस्टम लाना चाह रहे हैं ताकि डॉलर से छुटकारा मिल सके। लेकिन अभी भी यूएस डॉलर जो है वो एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पे यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी कमोडिटी की ट्रेड्स होती हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डील्स होती हैं उसकी जो सेटलमेंट होती है ज़्यादातर ऑलमोस्ट अप टू 70% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इज़ सेटल इन यूएस डॉलर। इसके अलावा जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपनी अपनी जो रिज़र्व्स हैं, फॉरेन रिज़र्व्स हैं, वो यूएस डॉलर में ही रखते हैं बहुत हद तक। ऑफ कोर्स वो ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रहा है, जैसे कि हमने देखा कि चाइना जो है वो अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स को रिड्यूस कर रहा है। 2014 के बाद से वो नेट सेलर बन चुका है, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ा टाइम बाकी है कि हम उसके बारे में जाने कि भाई ओहो यूएस डॉलर अब कोई भी जो है अपने रिजर्व में नहीं रख रहा। तो उस पॉइंट तक पहुंचने में अभी बहुत टाइम बाकी है। लेकिन आज हम इस टॉपिक पे ज़रा सा बात करेंगे कि भाई क्यों आखिर ऐसा हो रहा है और इसके पीछे जो सिस्टम ये जो बना है ये कैसे बना है और इसमें यूएस को फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो इस पे हम थोड़ी सी आज बात करेंगे और किस तरह यूएस की जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, वो इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करना चाह रही है। तो इस पे आज हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स गो। तो हम शुरू करते हैं ट्रिफन डिलेमा से। अच्छा, ट्रिफन डिलेमा क्या चीज़ होती है? ये कहती है कि भाई अगर यूएस डॉलर फॉरेन रिजर्व करेंसी है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को डॉलर्स एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं टूवर्ड्स द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि दुनिया में जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनको डॉलर की डिमांड हमेशा रहती है क्योंकि उनको हर चीज़ डॉलर में सेटल करनी पड़ती है। ऑयल अगर आप इंपोर्ट करें तो पेट्रो डॉलर की वजह से आपको उसको डॉलर में सेटल करना पड़ेगा। अगर आप वीट इंपोर्ट कर रहे हैं या गैस इंपोर्ट कर रहे हैं या ऑटोमोबाइल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रीटी मच एवरीथिंग जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उन कंट्रीज़ को डॉलर में सेटल करना पड़ता है। इसलिए डॉलर की डिमांड पूरी दुनिया में हमेशा से ज़्यादा रही है, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 50 ईयर्स जब से ये पूरा सिस्टम बना है। लेकिन उसकी वजह से यूएस को क्या नुकसान होता है? अब फ़ायदा तो यूएस का ये है कि भाई यूएस डॉलर प्रिंट करके दुनिया में जो भी चीज़ खरीदना चाहता है खरीद लेता है। ये जितनी भी वॉर्स की फंडिंग हो रही है, नेटो में फंडिंग, इसराइल की फंडिंग, ये सब इसी वेपनाइजेशन की वजह से यूएस डॉलर इज़ अ वेपन फॉर यूएस। तो एक तो फ़ायदा ये है यूएस को कि यूएस के पास अनलिमिटेड परचेजिंग पावर है। दुनिया को डॉलर चाहिए और यूएस डॉलर प्रिंट करके कोई भी चीज़ खरीद सकता है। ठीक है। अब नुकसान क्या है इसमें? जब से ये सिस्टम बना है 1971 से, जब निक्सन ने डॉलर को गोल्ड से डिटैच कर दिया, तो ये 50 साल से सिस्टम चल रहा है। ऑलमोस्ट 54 ईयर्स हो गए। अब इसमें यूएस को नुकसान क्या हुआ है? जब से ये सिस्टम बना है तो क्या हुआ है कि यूएस को डॉलर्स एक्सपोर्ट करने पड़ गए दुनिया को, और दुनिया को डॉलर चाहिए, और दुनिया वो डॉलर के क्या करती है, उससे चीज़ें ख़रीद के स्टफ़ बना के यूएस को सेल करती है, जिसमें ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग है या दूसरी चीज़ें हैं जो यूएस इंपोर्ट करता है पूरी दुनिया से, ख़ासतौर पर चाइना से। ठीक है। तो उसकी वजह से हुआ है कि जो यूएस की जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी वो ख़त्म हो गई, जिसमें उनके जो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे वो जॉबलेस हो गए, जिसको हम कहते हैं ना रस्ट बेल्ट। अगर आप का आपने नाम सुना होगा रस्ट बेल्ट का, तो आप अगर गूगल करेंगे आपको पता नज़र आ जाएगा किस तरह जो यूएस की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थी वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग उठ के ऑफ शोर चली गई, जिसकी वजह से जो मिडिल क्लास वहाँ के जॉब वर्कर्स थे वो जॉबलेस हो गए, ड्रग्स का शिकार हो गए। तो ये एक डार्क साइड है यूएस डॉलर की ग्लोबल रिजर्व होने की, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग की जो एक्सपोर्ट हुई है उसकी वजह से वहाँ पे जो जॉब्स थी, तरह की फैक्ट्री वाली जॉब्स, वो ख़त्म हो गई। ठीक है। अब जब ट्रम्प आया है तो उसके बाद से उसने इस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करने की बात की है, और उन्होंने कहा है कि ट्रम्प की बल्कि स्टेटमेंट भी है कि भाई अगर हमने यूएस मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा से ज़िंदा करना है तो यूएस डॉलर को वीक करना पड़ेगा। अगर यूएस डॉलर एक्सपेंसिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू अदर करेंसीज, तो यूएस के लिए एक्सपोर्ट जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया के लिए अगर आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फिलीपीन और इंडिया या पाकिस्तान, आपको यूएस की प्रोडक्ट्स बाय करनी है तो यू नीड टू फाइंड डॉलर फर्स्ट। तो अगर डॉलर महंगा है आपकी करेंसी से तो इट विल बिकम सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गेट डॉलर्स एंड देन परचेज यूएस प्रोडक्ट्स। तो यूएस प्रोडक्ट्स को अगर एक्सपेंड करना है तो डॉलर को वीक होना ज़रूरी है।
तो ये ट्रम्प ने आके स्टेटमेंट दी, और जो यूएस की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है अंडर ट्रम्प, वो ये चाह रही है कि यूएस डॉलर को हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वीक करें कंपेयर टू अदर करेंसीज, ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। हमारी एक्सपोर्ट्स दुनिया में वायबल तभी होंगी जब यूएस डॉलर स्लो होगा। तो ये एक इंटेंशनल कॉन्सिक्वेंसेस है कि ये पॉलिसीज़ इस तरह की लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस डॉलर को वो वीक करना चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि जब से ट्रम्प की गवर्नमेंट आई, उसके बाद से यूएस डॉलर DXY इंडेक्स पे कम होता रहा है। अभी थोड़ा सा दोबारा से उठना उसने शुरू किया है, तो दैट कुड बी ए नेगेटिव साइन फॉर एक्विटी मार्केट्स। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये कि डॉलर कोई क्रैश तो नहीं हो रहा, इट्स गोइंग टू बी लाइक ग्रेजुअल डिक्रीज। ठीक है, अक्सर लोग इसको कहते हैं मारा लगो अकॉर्ड कहते हैं, जिसमें जो ट्रम्प का जो ये मायामी में जो उसका लोकेशन है, वहाँ पे ये एग्रीमेंट्स हुए थे मुख्तलिफ मुल्कों के लीडर के साथ, सेंट्रल बैंकर्स के साथ, कि भाई हम यूएस डॉलर को वीक करेंगे ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा वायबल बनाएं। एक तो ये काम हो रहा है। दूसरा काम क्या हो रहा है कि दुनिया भर के जितने दूसरे सेंट्रल बैंक्स, वो बहुत तादाद में यूएस डॉलर को बाय नहीं कर रहे हैं, बल्कि गोल्ड को बाय कर रहे हैं। 2014 से लेके अब तक जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो मेजर सेंट्रल बैंक्स दुनिया के, वो गोल्ड में अपनी स्टोर वैल्यू रख रहे हैं, ना कि यूएस ट्रेजरीज में। यूएस पिछले 50 साल के अंदर यूएस ट्रेजरी जो है वो एक प्रिस्टीन कोलाटरल के तौर पे यूज़ हुआ है, यानी कि तमाम सेंट्रल बैंक्स, तमाम फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, उनके पास एक्सेस अगर कैश होता है तो वो उसको पार्क करते थे यूएस ट्रेजरीज के अंदर। क्यों? एक तो उस पर आपको हेल्दी रिटर्न मिलता था, इंटरेस्ट रेट, और दूसरा यूएस ट्रेजरीज इज़ लाइक अ प्रिस्टीन कोलाटरल, सबसे बेहतरीन कोलाटरल जो है ना समझा जाता है फाइनेंशियल सिस्टम में। आप उसके ज़रिए मज़ीद लेंडिंग करवा सकते हैं एज ए कोलाटरल। तो लेकिन 2014 से क्या हुआ है कि सेंट्रल बैंक्स ने अपनी ट्रेजरी होल्डिंग्स को कम करना शुरू कर दिया है, और जो उनके पास एक्सेस जितना भी रेवेन्यू होता था वो गोल्ड में उन्होंने पार्क करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि गोल्ड की प्राइस एकदम से बढ़ना शुरू हुई है, और लास्ट आई थिंक 1.5 ईयर्स के अंदर तो वो एक्सपोनेंशियल ऊपर चली गई है। तो ये चीज़ बता रही है कि भाई जो दुनिया भर में जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम गोल्ड पे तो ट्रस्ट करते हैं, हम ट्रेजरीज पे ट्रस्ट अब नहीं करते। सो दैट इज़ द मैसेज कमिंग आउट फ्रॉम दोज बिग सेंट्रल बैंक। अच्छा, बिटकॉइन यहाँ पे कहाँ फिट होता है? अमेरिका चाहता है कि भाई गोल्ड, अच्छा अमेरिका चाहे ना चाहे, गोल्ड जो है वो एक सेंट्रल न्यूट्रल एसेट के तौर पे सामने आ रहा है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अब गोल्ड को ऐसे मनी मान रहे हैं, ऐसा एज अ जो कहते हैं ना स्टोर वैल्यू मान रहे हैं, और तमाम जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपना अपना रिजर्व जो है वो गोल्ड में पार्क कर रहे हैं। अब यूएस चाह रहा है कि भाई हम ये ना करें, क्योंकि अगर हम ये करेंगे तो गोल्ड की स्ट्रेंथ से जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनको भी फ़ायदा होगा, आई चाइना, इंडिया, रशिया वगैरह। तो अब यूएस क्या करना चाह रहा है? यूएस करना चाह रहा है कि भाई क्यों ना हम बिटकॉइन को एज ए नेचुरल रिजर्व एसेट के तौर पे अपनाएं, क्योंकि बिटकॉइन भी स्कार्स है गोल्ड की तरह, उसमें 21 मिलियन कॉइन्स ही माइन हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। कोई इसको प्रिंट नहीं कर सकता, कोई इसको अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो इसको इशू करती हो। जिस तरह गोल्ड भी जो है ना कोई इसको इशू नहीं करता, आप बेसिकली ज़मीन से निकालते हैं, और ज़मीन से तभी निकालते हैं जब उसकी कॉस्ट वायबल हो। ठीक है, अगर कॉस्ट वायबल नहीं होगी तो आप ज़मीन से नहीं निकालेंगे, इट्स नॉट वर्थ इट। तो बिटकॉइन का भी यही कि बिटकॉइन जब भी आप माइन करेंगे जब वो वायबल होगा फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी परस्पेक्टिव। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिटकॉइन और गोल्ड की ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन बिटकॉइन को फ़ायदा यहाँ इसलिए होता है क्योंकि बिटकॉइन इज़ डिविजिबल, इट इज़ ट्रांसपोर्टेबल वेरी इजीली, एंड इट इज़ एन इंटरनेट मनी। जो दौर है इस वक्त वो है इंटरनेट का, और इंटरनेट मनी इज़ क्रिप्टो, इट इज़ बिटकॉइन। ठीक है, तो अमेरिका ये चाहेगा कि भाई क्यों हम गोल्ड के बजाय बिटकॉइन को एज अ नेचुरल रिजर्व एसेट के तौर पे अपनाएं, और फिर उसको हम लिंक करें ट्रेजरीज़ के साथ, क्योंकि ट्रेजरीज़ जो है वो उनका एक हथियार है। उनको वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम ट्रेजरीज़, यूएस ट्रेजरीज़ जो है उसको हम बचाएं और उसको एक यूनिवर्सल कोलैटरल के तौर पे यूज़ करें, और फिर
उसका तरीका एक ही है कि वो इसको क्रिप्टो के साथ लिंक कर दें, क्रिप्टो मीन्स स्टेबल कॉइन के साथ लिंक कर दें, और जैसे जैसे बिटकॉइन की मार्केट कैप बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबल कॉइन्स का मार्केट कैप बढ़ेगा। तो उससे हो गया कि स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी के तौर पे आ जाएगा, और फिर यूएस गवर्नमेंट जो है ना उसको अपने ट्रेजरीज के साथ लिंक कर देगी। क्योंकि अगर आप देखें जो सबसे बड़ा इशूअर है ना स्टेबल कॉइन का वो है टेदर। टेदर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस ट्रेजरीज। टेदर क्या करता है, जब वो इशू करता है ना स्टेबल कॉइन, तो वो रिज़र्व में ट्रेजरीज रखता है, डॉलर कैश में नहीं रखता। सही है ना। तो ये गेम यूएस खेलने जा रहा है कि भाई हम गोल्ड तो हमारे पास अच्छा खासा है, अब हम मज़ीद अपनी डिवर्सिफिकेशन बिटकॉइन को लेके करेंगे, जिसकी वजह से हम उसको ईजीली जो है वो स्टेबल कॉइन के ज़रिए ट्रेजरी से लिंक कर सकते हैं। तो दैट कुड बी द गेम गोइंग फॉरवर्ड। उसकी वजह से बिटकॉइन और गोल्ड दोनों जो है वो ऊपर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे यार अगर ऐसा गेम होना है तो मैं कैसे बिटकॉइन को हासिल करूं। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा एक रेफरल लिंक मिल जाएगा कॉइनबेस का। अगर आप उसके ज़रिए अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको $10 का फ्री BTC फ्री मिलेगा एज ए साइन अप बोनस। और अगर आपने स्टॉक ट्रेडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो वीबुल जो है ऑफर कर रहा है मेरे सब्सक्राइबर को अप टू $50 वर्थ ऑफ फ्री स्टॉक्स प्लस 2% डिपॉजिट मैच। तो जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे आपको वीबुल उसका 2% मैच करके फ्री देगा। तो इट्स लिटरली फ्री मनी। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट राइट अवे यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अच्छा, अब आप बात करते हैं AI की। अब AI जो है बहुत पावरफुल चीज़ है, यानी कि ये ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जो कि हमने अभी तक कहीं भी नहीं देखी। बात करते हैं लोग इलेक्ट्रिसिटी की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, लेकिन वो एक स्लो मूविंग फिनोमेना था। AI इज़ टू फास्ट, यानी कि 2 साल में जो हमने अब तक इनोवेशन देखी है दैट इज़ अनमैचेबल। अब आप सोच सकते हैं कि अगले 2 साल में क्या हो सकता है। ठीक है। तो AI जो है वो जॉब्स को चेंज कर रही है, जॉब्स को रिप्लेस कर रही है, ऑटोमेट कर रही है चीज़ों को। रोबोटिक्स जो है वो आके बहुत सारी जॉब्स को खा जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ हमने ये देखना है कि इससे होगा क्या इकोनॉमिकली। डिफ्लेशनरी है AI। ठीक है। जब लोगों की जॉब्स ख़त्म होगी या लोगों की कैपेबिलिटीज़ रिड्यूस हो जाएंगी तो दैट इज़ गोइंग टू कॉज डिफ्लेशन। क्यों? लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जॉब्स नहीं होगी तो वो अपना लोन पे बैक नहीं कर सकते, मोर्गेज पे बैक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बैंक्स जो हैं वो डिफ़ॉल्ट होंगे। बैंक्स डिफ़ॉल्ट होंगे तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, और अगर गवर्नमेंट इंटरवीन कैसे करेगी? मनी प्रिंटिंग करेगी। मनी प्रिंटिंग होगी तो ऑफकोर्स जो स्कार्स एसेट्स हैं गोल्ड बिटकॉइन ये ऊपर जाएंगे एंड इन्फ्लेशन इज़ गोइंग टू स्काई रॉकेट। दैट्स अ लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी। तो अगर ये हो जाता है, जो कि मोस्ट लाइकली मुझे लगता होगा, then you must be owning Bitcoin, gold and growth stocks। ठीक है। अब ग्रोथ स्टॉक्स एक बहुत बड़ी डिबेट है, इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए। लेकिन मोस्ट डेफिनेटली गोल्ड एंड मोस्ट डेफिनेटली बिटकॉइन। तो बॉटम लाइन ये है कि भाई डॉलर क्रैश तो नहीं हो रहा, लेकिन इट इज़ गोइंग टू स्लोली decline against other currencies in order to make US exports better। उसकी वजह से क्या होगा कि गोल्ड कम बैक कर रहा है, गोल्ड बिकमिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व। उसकी वजह से गोल्ड की कीमत में इजाफा होगा, और बिटकॉइन क्योंकि एक डिजिटल न्यूट्रल एसेट है, और जब ये इसको स्टेबल कॉइन के ज़रिए लिंक कर देंगे ट्रेजरी से तो बिटकॉइन इज़ गोइंग टू स्काई रॉकेट एज वेल। तो और उसके बाद AI जो है वो डिफ्लेशनरी है, जिसकी वजह से मनी प्रिंटिंग मज़ीद होगी, उसकी वजह से जो स्कार्स एसेट्स हैं वो मज़ीद ऊपर जाएंगे। तो ऑल इन ऑल बिटकॉइन, गोल्ड एंड ग्रोथ स्टॉक्स यू शुड ओन। और क्वेश्चन ये है कि भाई क्या आप ऐसे एसेट रखेंगे जो कि डॉलर्स की इन्फ्लेशन की वजह से वीक होंगे, या ऐसे एसेट रखेंगे जो कि डॉलर की वीकनेस की वजह से ऊपर जाएंगे? चॉइस इज़ योर्स, द डिसीजन इज़ योर्स। लेकिन आपने करना ज़रूर है, आपने एक्शन ज़रूर लेना है। दैट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। कोई अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में डाल के।
और पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out.